मैं राशिद। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। राफेल आ रहा है, चंद घंटों का इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। दुबई के अल डफरा एयरबेस पर राफेल है, लेकिन इसके बाद की उड़ान किस तरीके की रहेगी ये तो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे ही। लेकिन भारत की सरजमी पर जब राफेल पहुंचेगा उसके लिए तैयारी क्या की गई है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अंबाला एयरबेस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित बनाया गया है। फ्रांस से आ रहे 5 राफेल विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई को भारत पहुंचेगा। 5 राफेल विमान 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत पहुंचेंगे। इन राफेल विमानों को अंबाला में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाना है। अंबाला एयरबेस पर भी राफेल के स्वागत की पूरी तैयारी की गई है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित बनाया गया है। फ्रांस से 7 घंटे की उड़ान भरने के बाद राफेल ने यूएई एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग कल शाम को की है। अब यूएई से सीधे 5 फाइटर प्लेन अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। लेकिन ये 7000 किलोमीटर का सफर किस तरीके का है ये भी हम आपको समझाएंगे और दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ फ्रांस से राफेल ने उड़ान भरी, दूसरी तरफ अंबाला एयरबेस पर उसके स्वागत की तैयारी है। 7000 किलोमीटर का ये जो दायरा है ये समझाने के लिए आपको लिए चलते हैं हम टच पैनल स्टूडियो, जो आपको बताएगा कि किस तरीके की तैयारी है और रूट मैप क्या रहा है। आपको दिखाते हैं राफेल का एयर रूट। चलिए चलते हैं हम आपको सीधे लेकर के टच पैनल स्टूडियो, जहां पर आपको हम ये बताएंगे कि 7000 किलोमीटर का सफर तय करके 5 जो स्क्वाड्रन आ रही है 5 राफेल की, कैसे भारत तक पहुंचेगा। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। शुरुआत होगी फ्रांस के बोर्डॉक्स एयरबेस से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल की उड़ान का एक्सपीरियंस ले लिया था। इस एयरबेस से राफेल को टेक ऑफ करते हुए फ्रांस के कई फाइटर जेट्स भी साथ में थे, यानी कल। ये बोर्डॉक्स हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बोर्डॉक्स एयरबेस से कल ही टेक ऑफ कर चुका है। और उसके बाद का पूरा सफर क्या रहा था। अगला जो पड़ाव आता है वो है नाइस फ्रांस का। यहां तक की सीमा तक राफेल को फाइटर जेट्स ने कल ही कवर दिया था। और नाइस फ्रांस के बाद शुरू होती है फिर समुद्री सीमा। बढ़ाते रहे लगातार। नाइस फ्रांस से राफेल ने अपने स्क्वाड्रन में अकेले ही उड़ान भरी थी। इसके बाद राफेल का स्क्वाड्रन दक्षिण इटली की सीमा में कल शाम ही प्रवेश कर गया था। दक्षिण इटली के एयर स्पेस को पार करके राफेल ने प्रवेश किया आयोनियन सागर की सीमा में, जो यहां पर आपको नजर आ रहा है। ये एयर स्पेस पेट्रियास के करीब है, जिस पर ग्रीस अपना अधिकार जमाता रहा है। कभी ज्योग्राफिया को समझाते हुए कभी और हम बताएंगे। आयोनियन सागर को पार करने के बाद लीबिया की सीमा के बाहर से ही राफेल जेट्स की स्क्वाड्रन मिस्र की सीमा में फिर उसके बाद पहुंचती है। और मिस्र की पोर्ट सईद के ऊपर से उड़ान भरते हुए सऊदी अरब की ओर राफेल का ये पूरा स्क्वाड्रन बढ़ गया। सऊदी अरब में भी एयर कॉरिडोर है, यानी राफेल जेट्स की स्क्वाड्रन सऊदी अरब में भी कल शाम रुकी नहीं और आगे निकल गई। इसके बाद राफेल का आया ये पहला हॉल्ट, जो अल डफरा एयरबेस का पहला हॉल्ट देख रहे हैं। यहीं पर राफेल की स्क्वाड्रन है और यहां से डायरेक्ट कल सुबह में अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। एक बार फिर से इसे इस लूप को फिर से चलाएं, रिप्ले करें इसे। हम आपको ये दिखा रहे हैं कल दिन में ही बोर्डॉक्स एयरबेस से चला नाइस फ्रांस होते हुए, फिर आगे आया दक्षिण इटली में एंट्री ली स्क्वाड्रन ने। आयोनियन सागर 7 अलग अलग एयरबेस 7 अलग अलग स्टेशन से होते हुए पोर्ट सईद मिस्र के बाद फिर सऊदी अरब की का जो एयर कॉरिडोर है वहां पर प्रवेश किया। अल डाफरा एयरबेस कल शाम में अल डाफरा एयरबेस, यहां पर कई तकनीकी चीजों की जांच की गई है और जितने भी फाइटर पायलट हैं उन्होंने यहां पर रेस्ट लिया है। अब उड़ान भरने वाला है राफेल का ये स्क्वाड्रन। अंबाला एयरबेस सुबह सुबह कल पहुंचेगा। तो टेक्निकल चेकअप भी हो गया है। और हाँ, राफेल के बारे में ये कहा जा रहा है कि राफेल है महाशक्तिशाली, राफेल है गेम चेंजर, राफेल है महाबली, राफेल है बाहुबली। अब मेरे साथ में है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। एक बार स्क्रीन पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को। और मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी हैं। सर, सुबह की सलामी, सैल्यूट है आपको। बहुत तेजी में 2 मिनट की एक रिपोर्ट दिखाते हैं राफेल की खासियत क्या है, कल से लेकर के आज तक राफेल की रिपोर्ट क्या है, देखें। उसके बाद पैनल के साथ में चर्चा होगी। ये दुनिया के इतिहास को बदलने वाली उड़ान है। इस उड़ान में भारत की शान और चीन की हार कैद है। फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, जो 29 जुलाई को भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद चीन को लद्दाख सीमा पर चालाकियां करने से पहले सोचना होगा, क्योंकि राफेल गेम चेंजर साबित होने वाला है। Our Air Force pilots tell us that these are extremely swift, nimble, versatile, and very deadly aircraft. You might call them, they are both beauty and beast.
They are superb flying machines being flown by the best pilots. और उसकी ताकत को और बढ़ाने के लिए भारत ने फ्रांस से हैमर मिसाइल भी मंगा ली है। मतलब साफ है, लद्दाख पर चीन ने अगर चाल चली तो भारत डालेगा उस पर राफेल से जान। राफेल में इतना कुछ लगा हुआ है जिसकी वजह से राफेल J-20 के ऊपर भारी पड़ सकता है। राफेल के जो रेडार्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है, उसका जो जिस माफी के वेपन सिस्टम्स कैरी करता है, उसका बाकी जो हेड अप डिस्प्ले है, मेरे को लगता है कि तमाम चीजें टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना के J-20 से सुपीरियर है। सीमा पर T-90 भीष्म टैंक, बोफोर्स, आकाश मिसाइल, चिनूक, अपाचे, सुखोई और मिग से चीन पहले ही खौफ में है। राफेल आने के बाद जो पेंगोंग में वो थोड़ी बहुत हिमाकत दिखा रहा है, चीन को उसे भी खत्म करना होगा, वरना हम उसको राफेल से मजा चखाएंगे, बीजिंग तक छोड़कर आएंगे। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आप खुद भी एक फाइटर पायलट रहे हैं और मैं आपको एक फाइटर पायलट आज भी पुकारा करता हूं। एक फाइटर पायलट के दिल में राफेल के आने पर क्या चल रहा है, और साथ ही हमें यह बताएं कि फाइटर पायलट राफेल जैसे फाइटर जेट बाहुबली महाबली को चलाने से पहले या इसे फ्लाई करने से पहले, इसकी सॉटी लेने से पहले किस तरीके की तैयारी करता है, थोड़ा बताएं हमें। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, अगर आप तक मेरी आवाज आ पा रही हो, चलिए ठीक है, हम विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले रजत राकेश टंडन के पास चलते हैं। और जो भी टेक्निकल दिक्कत है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरी टेक्निकल टीम जल्दी से जल्दी ठीक करे ताकि हम विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के साथ में जुड़ सकें। लेकिन रजत, डिप्लोमेटिक लेवल पर हम कितने आगे चले जाएंगे राफेल के साथ, मिलिट्री लेवल पर कितने आगे चले जाएंगे, स्ट्रेटेजिक लेवल पर कितने आगे चले जाएंगे, इंडियन एयरफोर्स की ताकत के मामले में कितने आगे हम बढ़ जाएंगे? देखिए, जहाज की कोई कमी नहीं होती और आपने देखा कि अभिनंदन ने कैसे मिग के साथ एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो था पाकिस्तान का F-16 उसको गिरा दिया था। तो ये एक चीज है कि भाई आदमी का जो जज्बा होता है लड़ाई में वो ज्यादा बड़ा होता है। एयरक्राफ्ट हमेशा सेकेंडरी होता है, ऐसा जितने भी सीनियर्स हैं वो ये बात कहते हैं। तो रही बात राफेल की, राफेल एक बड़ा जहाज है, इक्विवेलेंट टू अ 5th जनरेशन जहाज है, इसमें कहने में कोई गलत नहीं है। साथ ही साथ जो वेपन्स आ रहे हैं राफेल के साथ, स्ट्रेटेजिक रूप से वो बहुत अहम है। राशिद, जब वो तैनाती उसकी होगी तो आप देखिए जो स्पीड है उसकी, मारक क्षमता है उसकी, एयर टू एयर है, डॉग फाइट में बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है, और एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट इसको कहा जाता है। 200 किलोमीटर के एरिया में हवा में राफेल के इर्द गिर्द आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। और किस तरीके का डोमिनेंस इसका है, ये जानने के लिए एक बार फिर से अपने टच पैनल स्टूडियो हम चल सकते हैं। क्यों हम ये कह रहे हैं कि राफेल नहीं बल्कि ये महाविनाशक है, और इस महाविनाशक के बारे में और भी ज्यादा आप जाने, लेट्स मूव टू टच पैनल स्टूडियो, ताकि महाविनाशक के बारे में, इसकी मिसाइल के बारे में, कहते ये हैं कि असल में राफेल को महाविनाशक बनाने का काम राफेल की मिसाइल्स करती हैं। मीटियोर, स्कैल्प, हैमर, इन सभी मिसाइलों से लैस राफेल है। मीटियोर, स्कैल्प जैसी अत्याधुनिक मिसाइलें लगी होंगी। मीटियोर मिसाइल की रेंज है 150 किलोमीटर के आसपास की। इसके अलावा जो रडार वार्निंग रिसीवर है ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव कहा जाता है, और कहा यह जाता है कि रडार वार्निंग का मतलब, रिसीवर का मतलब यह है कि जो अगर अपने दुश्मन का कोई ठिकाना डिटेक्ट करना है राफेल को, और फर्ज कीजिए कि बंकर को डिटेक्ट करना है, यानी पताल में भी जाकर के सर्विलांस भी करना है और अटैक भी करना है, तो वहां पर काम करता है रडार वार्निंग रिसीवर। इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या है ये भी आप समझें। जो राफेल में इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम है ना, अगर LAC पर यानी पूर्वी लद्दाख के इलाके में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी अगर राफेल उड़ान भरेगा तो नीचे जितने भी दुश्मन के बंकर होंगे या दुश्मन के जितने ठिकाने होंगे, या फर्ज कीजिए चाइना की या PLA की अगर कोई पोस्ट होगी, तो बहुत तेजी के साथ में अंधेरे में भी और पहाड़ी इलाकों में भी डिटेक्ट करेगा और सीधे तौर पर अटैक करेगा। फ्लाइट की 10 घंटे तक की डेटा रिकॉर्डिंग करने की क्षमता है, और इसका लो बैंड जैमर कभी भी इसके रडार को जैम नहीं होने देता। इसको यहां से चेंज करें ताकि हम ये समझ
समझ सकें कि असल में पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे पास में F-16 है, चीन ये कहता है हमारे पास में J-20 है, चेंज ओवर करें। अब यहां पर आप एक कंपैरेटिव स्टडी देख लें और यहीं पर जब तक मैं ना कहूं तब तक इसे बढ़ाइएगा मत प्लीज। राफेल वर्सेस पाकिस्तान का F-16, एक मिनट, राफेल वर्सेस पाकिस्तान का F-16 और इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं चीन का J-20, यानी 3700 किलोमीटर कॉम्बैट रेडियस है राफेल की, और इसके अलावा जो पाकिस्तान का F-16 है 4200 किलोमीटर की कॉम्बैट रेडियस है और 3400 किलोमीटर है चीन की। इसका मतलब और इसके मायने आप समझ लें यहां पर, तो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। कॉम्बैट रेडियस का मतलब ये होता है एक बार उड़ान भरने के बाद कितनी तेजी के साथ में कोई भी जेट फाइटर वापस आ सकता है। चेंज ओवर करें। कॉम्बैट रेडियस के बाद अगला जो चेंज ओवर आप करेंगे, यहां पर हम अलग अलग मिसाइलें बता रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस ग्राफिक को आप चेंज कर दें, इस ग्राफिक को पूरी तरीके से चेंज करें। जो नेक्स्ट ग्राफिक आप लगाएंगे तो वहां पर आप समझा पाएंगे कि असल में मिसाइल का मतलब क्या है, राफेल के हथियार क्या क्या हैं। गन की जब बात कही जाती है, GI-80 जो गन है 30/719B, इस गन के बारे में कहा जाता है कि इसकी मारक क्षमता की वजह से F-16 J-20 के बहुत आगे चला जाता है। चीन कहता है हमारे पास जो चेंगडू सीरीज के जेट फाइटर हैं वो राफेल से कहीं ज्यादा आगे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि चीन की टेक्नोलॉजी को लेकर के अक्सर ही सवाल उठते हैं राफेल के हथियार में। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। नेक्स्ट चेंज ओवर, हवा में मार करने वाली मिसाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया था EM मैजिक और EM मैजिक और MICA यानी माइका और मीका दोनों ही इसे पुकारा जाता है। और मीका के बारे में ये कहा जाता है कि हवा में मार करने वाली एक ऐसी मिड रेंज की मिसाइल है जो राफेल को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। राफेल का अगला हथियार दिखाया जाए। जमीन पर मार करने वाली मिसाइल अब आपको दिखाते हैं। स्कैल्प है, GBU है, AALM है और ABDA अपाचे है, जो जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है और इसी मिसाइल के साथ में लैस होता है। जमीन पर मार करने वाली और भी मिसाइल आप देखें, पेवे-2, AM-39 एक्सोसेट और ASMPA न्यूक्लियर, यानी न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चीन भी डरा हुआ है और पाकिस्तान भी डरा हुआ है। अपने मेन स्टूडियो में एक बार फिर से चलते हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के साथ एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, अगर आप तक मेरी आवाज आ पा रही हो, आप हमें यह बता दें कि राफेल वर्सेस पाकिस्तान का F-16 और चीन का J-20, अगर मैं बात करता हूं, राफेल कहां पर आकर के ठहरता है? देखिए, अगर मेरी आवाज आ रही है अभी? बिल्कुल आ रही है, बोलें। मेरी आवाज आ रही है? ओके। जो मैं F-16 की आप बात मत करिए अभी, वो तो एक लोअर कैटेगरी में है। पहले J-20 की बात करता हूं। दोनों J-20 को कहते हैं, वो 5th जनरेशन है। उन्होंने F-22 रैप्टर की कॉपी की है, वेरी पुअर कॉपी। क्वेश्चन ये है, फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है रेट ऑफ क्लाइम एंड रेट ऑफ टर्न। रेट ऑफ क्लाइम एंड रेट ऑफ टर्न दोनों में राफेल उससे बहुत आगे है। फिर एक चीज बात मान दोनों में होनी चाहिए, एक सुपरसोनिक क्रूज और दूसरा स्टेल्थ कैपेबिलिटी। सुपरसोनिक क्रूज जो होती है वो विदाउट आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए हुए, अगर आप सुपरसोनिक जाते हैं, आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करने से फ्यूल की कंजम्पशन 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये राफेल की खूबी है कि बिना आफ्टर बर्नर किए सुपरसोनिक जाएगा मैक 1.4 कंटिन्यूअसली, पर J-20 नहीं जाता, वो लिमिटेड पीरियड के लिए जाता है। आप आई स्टेल्थ कैपेबिलिटी की, जब वो कीमत के ऊपर फ्लाई कर रहा था, हमारे सुखोई 30 MKI ने उसको पंजाब से पकड़ लिया अपने रडार के ऊपर। तो ये सब की बातें हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की बातें हैं। उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी बड़ी पुअर है। जैसे सेकेंडरी की सारी जो वेब सिस्टम है हमारे, जो अभी आप कर रहे थे, हैमर जो एबिलिटी है वो स्पेशल की गई है। जो है हाईली एजाइल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, उस कैपेसिटी 20 किलोमीटर 250 किलोग्राम 5,000 जो मर्जी डाल दीजिए उसमें। और स्पीड की उसका जो मर्जी आप चेंज करना चाहो चेंज करते हैं। से लेकर 500 तक आप हैमर की। सर कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ रही है, क्योंकि हम गेम चेंजर मिसाइल की बात कर रहे हैं। हमने मीटियोर की बात की है, हमने स्कैल्प की बात की है, लेकिन हाँ, बड़ी बात यह है हमने मीका की बात की है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो नाम है हैमर। हैमर का नाम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने बहुत इमरजेंसी ऑर्डर दिया है और कहा यह जाता है कि फ्रांस के एक ऑर्डर की खेप हैमर मिसाइल की पहले से तैनात थी, किसी और देश में जानी थी, किसी और देश तक
उसे फ्रांस को भेजना था, लेकिन चूंकि हमने इमरजेंसी ऑर्डर दिया है, जिस तरह का फेस ऑफ पिछले दिनों इंडिया चाइना बॉर्डर पर यानी LAC पर रहा है, उसे देखते हुए हमने ये कहा है कि हैमर के साथ में लैस करके ही राफेल को भेजा जाए। ये हैमर मिसाइल के साथ राफेल और भी कितना सशक्त हो जाएगा, इसका बल, इसकी पावर कितनी बढ़ जाएगी, ये देखिए रिपोर्ट में। आसमान में दहाड़ते इस फाइटर की उड़ान देखिए। ये भारत के दुश्मन की मौत का दूसरा नाम है, जिसकी चपेट में आकर दुश्मन पलक झपकने से पहले ही राख हो जाएगा। ये राफेल है, भारत का लड़ाका, जिसकी लंबी लंबी उड़ान को देखकर चीन के सन की तानाशाह शी जिनपिंग को पसीना आ रहा है। लेकिन अब पूरा बीजिंग डर से थर थर कांपेगा, क्योंकि राफेल की ताकत को बढ़ाने के लिए शॉर्ट नोटिस पर फ्रांस को हैमर मिसाइल का ऑर्डर दिया गया है, जिसे फ्रांस जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मान गया है। मतलब राफेल की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, वो सर्वशक्तिमान हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक एक राफेल विमान में 6 हैमर मिसाइलों को अटैच किया जाएगा। भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने अपनी सैन्य ताकत पर जोर देना शुरू कर दिया है। 29 अगस्त को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर 5 राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। हैमर मिसाइल हवा से सतह तक 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तक अपने निशाने को भेज सकता है। इसका मतलब साफ है कि दुश्मन इसके अचूक निशाने से बच नहीं पाएंगे। खबरों के मुताबिक फ्रांस के अधिकारी भारत को एक दूसरे स्टॉक से ही तमाम मिसाइल भेजने वाले हैं। हैमर मिसाइल हवा से सतह भेदने वाला हथियार है। इसे फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के लिए डिजाइन किया गया था। हैमर के जरिए भारत को पूर्वी लद्दाख जैसी पहाड़ी इलाकों और दूसरे किसी भी इलाके में दुश्मन के ठिकाने को नष्ट करने की क्षमता मिलेगी। 3 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 330 किलोग्राम है। ये मिसाइल पहाड़ी इलाकों में 60 किलोमीटर और प्लेन इलाकों पर 15 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है। इस हाईटेक मिसाइल में GPS ट्रैकर और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये किसी भी मौसम और परिस्थिति में काम करने में सक्षम है। इसमें वर्टिकल स्ट्राइक क्षमता है। एक राफेल विमान में ऐसी 6 मिसाइलों को लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैमर लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में भी मजबूत से मजबूत शेल्टर और बंकरों को तबाह करने का दम रखता है। मतलब साफ है, चीन को दफन करने का सामान आने वाला है और इसलिए चीन को पसीना आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राफेल के आने के बाद किस तरीके की घेराबंदी की जाएगी, LAC पर, LOC पर, अंबाला एयरबेस के बारे में जाने, और LAC से लेकर के LOC तक क्यों ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से लेकर के चीन तक दोनों की घेराबंदी की जाएगी। इसके लिए अपने इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं, जहां ज्योग्राफिया के जरिए आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। एक वर्चुअल इमेज हमने तैयार की है आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझ सकें। अब मैं यहां पर यहां रुक जाता हूं। मैं मेरे दाईं तरफ आप देख सकते हैं, आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है। यानी वर्चुअली हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि LOC के पार जहां पर पाकिस्तान है, वो भी कैसे राफेल की जद में है। किस तरीके से आगे मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। मैं थोड़ा सा मूव करता हूं, यहाँ LOC है, थोड़ा सा और मूव करूंगा, यहाँ पर आपको LAC नजर आएगा और LAC के साथ यहाँ पर चीन है। अब आप समझें, मेरे दाईं तरफ अगर आपको यहां पर पाकिस्तान नजर आ रहा है ना, और मेरे बाईं तरफ अगर चीन नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर अंबाला एयरबेस पर तैनाती की जाएगी तो फिर सीधे तौर पर पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस, जो कि 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर है, सीधे तौर पर राफेल की जद में आ जाएगा। अगर अंबाला एयरबेस पर तैनाती की जाती है तो फिर जो एनगारी, जिसे नागरी एयरबेस भी चीन का कहा जाता है, यह भी राफेल की जद में सीधे तौर पर होगा, यानी राफेल की अटैकिंग रेंज में रहेगा। यानी LAC से लेकर के LOC तक पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। फर्ज ये कीजिए पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर अगर तैनाती कर दी जाती है, या अरुणाचल प्रदेश में कहीं पर ले जाकर के तैनाती या डिप्लॉयमेंट कर दी जाती है, तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में भी LAC से लेकर के LOC तक का पूरा इलाका कवर किया जाएगा। अब आप ये समझिए कि LAC और LOC ये यहीं पर रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ग्राफिक बनाया गया है।
आपको इस ग्राफिक में वर्चुअली राफेल की उड़ान भी नजर आ रही है, राफेल का स्क्वाड्रन भी नजर आ रहा है। राफेल चूंकि अंबाला एयरबेस पर कल सुबह सुबह पहुंचने वाला है और अभी जो इसकी तैनाती है, शुरुआत में डिप्लॉयमेंट ये बताया जा रहा है कि अंबाला एयरबेस पर किया जाएगा, लेकिन ये श्रीनगर या फिर लेह भी भेजा जा सकता है। इस तरीके से की जाएगी पाकिस्तान और चीन की पूरी घेराबंदी। एलएसी की तरफ, चाहे वो दिप्सांग का इलाका हो, पैंगोंग का इलाका हो, पूर्वी लद्दाख का इलाका हो, लेह का इलाका हो, जहां पर भी जो फेस ऑफ पॉइंट रहा है, यहां पर सीधे तौर पर राफेल की जद में ये इलाका रहेगा। और एलओसी से लगे हुए जितने भी इलाके हैं, अगर पुंछ सेक्टर की तरफ आप चले जाएं या फिर और कुपवाड़ा की तरफ की अगर रेंज आप ले लें, या फिर एलओसी से लगे हुए तमाम वो इलाके जहां पर पाकिस्तान अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है। ये तो बात हो गई कि राफेल की जद में कौन कौन से इलाके आने वाले हैं, लेकिन आपको अगर मैं टच पैनल स्टूडियो लेकर के चलूंगा तो आप देख सकेंगे कि चीन पूरी दुनिया में राफेल के साथ साथ किस तरह से भारत के जरिए घेरा गया है और भारत ने कैसी घेराबंदी की है, चाहे वो जल, थल या फिर नभ में हो, यानी पानी में, पृथ्वी पर या फिर आकाश में। लेट्स मूव टू टच पैनल स्टूडियो, जहां पर आप ये देख पाएंगे कि जापान से लेकर के भारत तक, अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, कनाडा से लेकर के वियतनाम तक कैसी घेराबंदी की गई है और चीन किस तरीके से घिरा हुआ है। सबसे पहले तो आप डोमेस्टिक वे में देखें कि चीन कैसे घिरा हुआ है। मैंने आपको अंबाला और हाशिमारा के बारे में बताया था। ये रहा अंबाला, ये है हाशिमारा। हाशिमारा जो है पश्चिम बंगाल का एयरबेस है। कहा यह जा रहा है कि राफेल की तैनाती यहां पर भी की जा सकती है। लद्दाख यानी पूर्वी लद्दाख के इलाके में, लेह में भी की जा सकती है। अंबाला एयरबेस पर अभी ये लैंड करने जा रहा है। अब फर्ज कीजिए, या फिर अरुणाचल प्रदेश में चूंकि तिब्बत की तरफ से बहुत ज्यादा चीन दबाव डालने की कोशिश करता है। अगर इस ज्योग्राफी के हिसाब से आप ये समझें, कहीं पर भी अगर राफेल की तैनाती कर दी जाती है तो चीन पूरी तरह से घिर जाएगा। चीन का फिर चाहे वो होटान एयरबेस हो, चाहे उसका नागरी एयरबेस हो, या जितने भी मुख्य एयरबेस हैं, पूरी तरीके से घिर गया है चीन राफेल के जरिए, जो भारत ने घेराबंदी की है। और भारत ने घेराबंदी सिर्फ राफेल के जरिए नहीं की है, भारत ने घेराबंदी की है T-90 के जरिए, भारत ने घेराबंदी की है अपाचे के जरिए, भारत ने घेराबंदी की है C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए, भारत ने घेराबंदी की है जितने भी हमारे मिग विमान हैं उनके जरिए, जगुआर के जरिए, मिराज के जरिए, और अब राफेल महाबली आ ही रहा है। ये तो बात हो गई भारत की घेराबंदी की। भारत ने डिप्लोमेटिक वे में पूरी दुनिया में किस तरीके से चीन की घेराबंदी की है, अब आप ये देखें। नहीं, एक मिनट नहीं, उसी मैप को दोबारा से डालें, क्योंकि मैं ये दिखाना ये चाह रहा था कि जापान के जरिए, अमेरिका के जरिए पूरी तरह कैसे स्ट्रिंग ऑफ पोल में भी चीन की घेराबंदी की गई है। जापान, क्योंकि जापान में भी चीन अपनी विस्तारवादी नीति दिखाता रहा है। हांगकांग में ऑटोनॉमस और ऑटोनॉमी को लेकर के ब्रिटेन ने जब से हांगकांग छोड़ा है, तभी से चीन ने इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की है और अब अमेरिका ने यहां पर लगा दिया है प्रतिबंध। कहा यह जा रहा है कि भारत के दबाव की वजह से अमेरिका ने हांगकांग पर प्रतिबंध लगाया है। स्टेट ऑफ मलक्का, दरअसल दो जल डमरू मध्य हैं, हिंदी में जल डमरू मध्य कहा जाता है। एक सुंड्राई स्टेट है और एक स्टेट ऑफ मलक्का। कहते हैं कि जो हिंद महासागर है, यहां पर जितनी भी गतिविधि, जो समंदर की गतिविधियां होती हैं, अगर इस रूट को ब्लॉक कर दिया जाए, और यही भारत ने किया है, क्योंकि भारत ने जो वॉरशिप एक्सरसाइज की है, जो भारत की वॉरशिप एक्सरसाइज जापान के साथ में चली है और जो भारत की वॉरशिप एक्सरसाइज अमेरिका के साथ में चली है, क्योंकि आपको ये याद होगा यूएस निमित्ज और यूएस रोनाल्ड रीगन, इन दोनों के साथ ही चीन की घेराबंदी यहां पर यानी समुद्री इलाके में की गई है। और दक्षिण चीन सागर में लगातार चीन अपनी घेराबंदी करने की कोशिश करता है। दक्षिण चीन सागर से लेकर के यहां तक, यानी पूरी तरह से दक्षिण चीन सागर, वियतनाम होते हुए, फिर उसके बाद श्रीलंका होते हुए पाकिस्तान तक एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाने की कोशिश करता है चीन, और यहीं पर चीन घिर गया है। क्या हम विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास दोबारा चल सकते हैं? विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, चीन की घेराबंदी किस तरीके से तोड़ेगा राफेल? अपना क्वेश्चन जरा रिपीट करें। चीन ने जिस तरीके की घेराबंदी करने की कोशिश की है पिछले दिनों में एलएसी पर, इस घेराबंदी को राफेल कैसे तोड़ेगा? देखिए, जो घेराबंदी की बात है चीन ने जो की है, आपको मैं सिंपल बता दूं कि राफेल की जो कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेबिलिटी डिपेंड करती है उसके कॉकपिट रडार के ऊपर, जिससे कि वो एनिमी को अरेस्ट कर लेता है, और वेपन सिस्टम्स पे। अब देखिए, जैसे कि आपके एयर चीफ ने बताया था धनुआ ने, कि अगर अभिनंदन हमारे राफेल में होता तो नतीजा कोई और होता। उनका मतलब ये है, राफेल का कॉकपिट रडार की कैपेबिलिटी ये है, वो ज्यादा डिस्टेंस में ज्यादा टारगेट पकड़ लेता है और अपनी वेपन सिस्टम से उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभिनंदन को अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप एक राफेल कॉकपिट में
4 जैगवार को एस्कॉर्ट करके जा रहे हैं चाइनीज बॉर्डर पे, चाहे नगरी एयरफील्ड पे अटैक करने। जैगवार कॉकपिट रडार इतना नहीं है, पर जो एस्कॉर्ट जो रफाइल है वो जब उनको जाएगा तो एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाएगा। तो रफाइल एस्कॉर्ट कर रहा है। तो ये जो है रफाइल का रडार और ओके, ठीक है। और उसका जो मिट्योर मिसाइल जिसकी मैं बात कर रहा था, हैमर मिसाइल, हैमर जो मिसाइल है जो आपको टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आप तो फाइटर हैं, लेकिन आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खामी आ रही है। दोबारा से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं एक बार गुजारिश करूंगा रजत राकेश टंडन से कि एक बार टच पैनल स्टूडियो जाएं और ये बताएं कि भारत का दम किस तरीके का है, और एक कंपैरेटिव स्टडी हमने तैयार की है। और टच पैनल स्टूडियो सीधे हम मूव कर लेते हैं। रजत, हमें ये दिखाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ताकत कितनी अब बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले? चीन के मुकाबले हम कहां पर खड़े हैं? पाकिस्तान के मुकाबले हम कहां पर खड़े हैं? एक बार जरा आप दिखाएं। बिल्कुल, देखिए ये टच पैनल स्टूडियो में मैं पहुंच चुका हूं और मैं कहूंगा अपने पीसीआर से कि लगातार देखिए आप एयरक्राफ्ट देखिए। भारत के पास जो बॉम्बर है वो 538 है, चीन के पास 1232 है, पाकिस्तान के पास 356 है। स्पेशल मिशन की अगर बात करिए तो भारत के पास 172 है, चीन के पास 371 है, पाकिस्तान के पास 90 है। अटैक हेलीकॉप्टर 77 है, चीन के पास 111 है, पाकिस्तान के पास 29 है। लेकिन 77 में भी जो डेफिनेशन से राशिद वो हमारे पास अपाचे और चिनूक के बाद उनके मुकाबले में काफी आगे है। एयरक्राफ्ट की बात करिए, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि माल यहां से लेके जाते हैं, रसद पहुंचाते हैं, भारत के पास 250 है, चीन के पास 224 है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 49 है। यानी यहां पर भी 25 ट्रांसपोर्टर बड़े विमान भारत के पास है। हेलीकॉप्टर की बात करिए तो भारत के पास 722 है, चीन के पास 911 है और पाकिस्तान के पास 346 है। यानी यहां भी नेक टू नेक का मामला है। लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हेलीकॉप्टर्स जो है, फाइटर हेलीकॉप्टर्स, वो हमें अमेरिका की तरफ से मिले हैं। ट्रेनर की बात करें, 359 है भारत के पास, 314 चीन के पास और पाकिस्तान के पास 513। टोटल अगर बात करें तो 2123 भारत के पास है, 3210 चीन के पास है और 1372 पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान से बहुत आगे है भारत इन सब चीजों में। लेकिन हाँ, चीन के पास ज्यादा रसद है, लेकिन जो अल्ट्रा टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, लेटेस्ट चीजें हैं, वो भारत के दस्ते में शामिल करी गई। एयरक्राफ्ट के मामले में विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, क्या एयरक्राफ्ट के मामले में भारत पाकिस्तान और चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है? देखिए, एयरक्राफ्ट की क्वालिटी जो है वो भारत आगे निकल चुका है। एक कहावत है, इट इज नॉट द डॉग इन द फाइट विच काउंट्स, इट इज द फाइट इन द डॉग विच काउंट्स। जो कैपेबिलिटी आपके फाइटर्स की, स्पेशली सुखोई 30 और रफाइल का कॉम्बिनेशन, रफाइल का मिराज 2000 का कॉम्बिनेशन, इसमें कोई हमारा सामना नहीं कर सकता। चाहे वो 200 एयरक्राफ्ट ज्यादा ले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारी एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ इतनी कम नहीं है और अब ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है इस समय। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारी इंडिजनाइजेशन इंडस्ट्री अब इंक्रीज हो रही है और हम टोटल कैच कर लेंगे और बड़ी जल्दी कैचअप कर लेंगे। ये हमारी एक्विजिशन ऑफ वेपन सिस्टम्स ऑन द एयरक्राफ्ट, हमको उसमें ध्यान देना चाहिए। एडवांस वेपन सिस्टम्स और डिलीवरी सिस्टम बहुत फर्क लाते हैं, यही हमें चाहिए। चाइना के पास G20 है लेटेस्ट, पर उसका सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम उससे बेटर हैं। ये बड़ी जरूरी है। हमें सर, आपकी आवाज में फिर से कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन आपने अपना बेशकीमती समय आज मुझे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रजत राकेश टंडन मेरे साथ में रहेंगे। राफेल से जुड़ी हुई हर एक खबर हम आपको दिखाएंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। राफेल का एयर रूट क्या है हम आप तक पहुंचाएंगे, राफेल की ताकत के बारे में बताएंगे, राफेल के मिसाइल के बारे में बताएंगे, राफेल की डिप्लॉयमेंट कहां पर होने वाली है, इसकी भी हम इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे।